हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज बायोलॉजी का टॉपिक जूलॉजी बतलाने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है कंपटीशन लेवल तक या जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, सब एग्ज़ाम में ये टॉपिक काम करेगा, तो ध्यान से देखना। तो इसके सबसे बेसिक पहले आते हैं। बेसिक में तो जूलॉजी किसको बोलते हैं? तो जूलॉजी बोलते हैं जीवों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसी को जूलॉजी। एगो बोटनी आता है, तो बोटनी पेड़ पौधा से रिलेटेड होता है, और जूलॉजी है जो व्यक्ति यानी जीव जंतु से रिलेटेड होता है। जूलॉजी को जनक कौन होगा? तो जूलॉजी का जनक अरस्तु होगा। और जीव विज्ञान को दो शाखा में जूलॉजी और बोटनी में बनाया जाएगा। पूछा जाएगा कि सजीवों का अध्ययन क्या चीज कहलाएगा? तो जीव विज्ञान कहलाएगा। और जीव विज्ञान को कितने शाखा में? दो शाखा में। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आता है क्या चीज जूलॉजी क्या है? तो जूलॉजी अभी बताए कि जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन आता है, यानी जीव जंतु के अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। यानी जूलॉजी का जनक कौन होता है? तो अरस्तु होता है। अब अगला पॉइंट बोटनी। तो बोटनी के अंतर्गत पेड़ पौधा का अध्ययन करना होता है। तो पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करना बोटनी कहलाता है। और बोटनी का जनक जो होता है वो थियोफ्रेस्टस होता है। और तो जूलॉजी के जनक अरस्तु और बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी होता है जो प्राणियों के बारे में पढ़ने के लिए, बोटनी पेड़ पौधा यानी पादप जिसको बोलते हैं। अब आते हैं कि जो जीव होता है या पादप होता है, उसमें सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? तो सबसे छोटी कोशिका या सबसे छोटी पॉइंट तो क्या होता है? तो कोशिका होता है। कोशिका का अध्ययन क्या चीज कहलाएगा? तो साइटोलॉजी कहलाएगा। तो कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोई भी जीव होता है उसके सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका बोला जाता है। कोशिका शरीर के सबसे छोटी इकाई को कोशिका बोलते हैं। और कोशिका प्रत्येक जो जीव होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर बोला गया कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। यानी संरचनात्मक बनाने में भी और क्रियात्मक यानी काम काज करने में भी ये काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। अभी बताए कि प्रत्येक जो जीवधारी का शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन रॉबर्ट हुक है जो मरा हुआ कोशिका के खोज किया। मरा हुआ कोशिका क्या चीज है? तो हम लोग का बाल होता है, या जो नाखून कट करते हैं तो नाखून बाल ये सब कुछ ही है। तो मरा हुआ कोशिका, मरा हुआ कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक को कोची कहते हैं? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी यानी कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस के नाम से भी जानेंगे। अब रॉबर्ट कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। इसको याद करने का तरीका है, कोई चीज़ जो छोटा पॉइंट होता है उसको हम हुक से निकालते हैं, तो हुक से निकालते हैं यानी रॉबर्ट हुक। अगला पॉइंट चलते हैं। तो फिर उसके बाद कि रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन ग्राफिया पुस्तक में किया गया है।
तो रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन कौन से बुक्स में किया है? तो माइक्रोग्राफिया बुक में किया गया है। अगला पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया और कब किया? तो जीवित कोशिका को लीवेनहॉक ने किया है। और कब किया? तो 1674 ईस्वी में किया है। तो 1674 ईस्वी में। तो इसको जीवित कोशिका को काची कहेंगे? तो फादर ऑफ बैक्टीरिया बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि जो भी शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई या सूक्ष्मतम कण होता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे छोटी इकाई को क्या चीज कहेंगे? तो सबसे छोटी इकाई को माइक्रोप्लाज्म कहेंगे। और सबसे बड़ी इकाई यानी सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म होता है। और यहाँ पर दिया गया है कि सबसे लंबी कोशिका तंत्र ब्रेन को बोलते हैं, यानी दिमाग को, जिसको स्नायु कोशिका भी कहेंगे। अब पढ़ेंगे मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु ये फीमेल में होता है। अंडाणु होता है जो फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका होता है। फिर उसके बाद मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन वाला होता है? तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है। ये मेल में पाया जाता है। अब अदर पॉइंट समझते हैं। अदर है कि जो तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। तंत्रिका कोशिका बोलते हैं माइंड को, यानी दिमाग को बोलते। दिमाग में किसी प्रकार के विभाजन नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा विभाजन किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा विभाजन लीवर में होता है। और अब हम लोग जानेंगे आता क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं किया जा सकता। अगर ब्रेन में किसी प्रकार की क्षति हुआ तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। इसीलिए सरकार ने हेमलेट पहनने के लिए बोला जाता है कि अगर बाइक ये सब एक्सीडेंट में अगर सर में कोई किसी प्रकार की दिक्कत या चोट लगता है तो उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। और अदर चीज़ में लमसम ठीक हो जाता है। तो इसलिए हेमलेट पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर में चोट लगता है तो आदमी शीघ्र ही मर जाता है। अब दूसरी पॉइंट, सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन कोची में होता है? तो लीवर में होता है, जिसी को यकृत बोल सकते हैं, जिगर बोल सकते हैं। अपनी क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर लेगा, अपने आप ठीक कर लेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तो कोशिका अब पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में, यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य किसको बोलते हैं? तो कोशिका में जो द्रव भरा रहता है ना, उसको जीव द्रव्य बोलते हैं। यानी इसकी खोज की कौन वैज्ञानिक ने किया? तब पुरकिंजो ने किया। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजो ने। एक कैसा होता है? तो तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। यह हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है और इसमें 80% भाग जल का बना होता है। शरीर में पानी की मात्रा कितना होता है? तो 65% होता है। और अब आते हैं जीव द्रव्य के प्रकार। तो जीव द्रव्य दो प्रकार के, यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है।
यानी पोलियो ओलियो मार देता है तो क्या चीज़, जैसे हाथ पैर सूख जाता है तो वहीं क्या चीज़ सूख जाता है, तो कोशिका द्रव सूख जाता है। यानी किसी भी हाथ को जिंदा रखता है तो कोशिका द्रव का काम है। अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल बोलते हैं कोशिका भित्ति। यह सेलुलोज का बना होता है। यह क्या चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का, और केवल पादपों में ही पाया जाता है, यानी पेड़ पौधा में ही कोशिका भित्ति पाया जाता है। और यह पेड़ पौधे को सुरक्षा देता है, यानी सेल वॉल कोशिका भित्ति बोलते हैं। पेड़ पौधा की जो छाल होता है उसी को क्या चीज़ बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब जीवाणु एक पादप होता है। जीवाणु क्या चीज़ होता है, एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जिसका कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कभी की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो काइटिन की बनी होती है। कभी की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। तो कोशिका जो झिल्ली होता है, अब कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से, तो कोशिका झिल्ली जो होता है क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या चीज़ बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब यह जंतु तथा पादप दोनों में पाए जाते हैं, यानी जीव जंतु और पेड़ पौधा दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाली पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपरागम होता है, मतलब ये आधा परागम होता है। कुछ ही वस्तु को अंदर ले जाने देता है, यानी छछनी टाइप के समझो। अब इसका देखो डायग्राम है। एटीपी क्या चीज़, पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया अवकाश, क्रिप्स होगा, फिर राइबोसोम राइबोसोम होगा, क्रिस्ट होगा, मैट्रिक्स होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। बाहरी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है। डीएनए इसमें होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइक्रो जो कॉन्ड्रिया होता है वो उसको सूत्रकणिका के नाम से जाने जाते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को दूसरे शब्दों में सूत्रकणिका बोलेंगे। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो शरीर का, यानी कोई भी जीव का पावर हाउस कहते हैं। यानी शरीर का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो शरीर में ऊर्जा बनाने की काम करता है। अब हम लोग जानते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया। तो जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है उसका खोज अल्टमैन ने किया है। यह ऑक्सीश्वसन होता है और यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीडीएफ है वो खान सर का पीडीएफ बायोलॉजी का है। आगे चलते हैं। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्ट कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को कुछ ही कहते हैं, तो क्रिस्ट कहते हैं। अतः द्रव जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, यानी ईआर से इसको डिनोट करते हैं। यह कोशिका के अंदर के आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी
न्यूक्लिक पोप न्यूक्लिक इनवेलोप स्मूथ होगा, एगो रफ वाला होगा। तो यहाँ पे दो प्रकार है, कौन कौन? तो पहला है क्या चीज़? तो पहला स्मूथ ईयर यानी चिकना वाला, एगो रफ वाला होगा। तो चिकना वाला ने कुछ होता है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। रफ वाला ने कुछ होता है राइबोसोम, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, खुरदरी वाला प्रोटीन का निर्माण, और स्मूथ वाला कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण। अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम, यानी राइबोसोम क्या चीज़ होता है? तो राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। 70S राइबोसोम यह हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। 80S क्या चीज़ होता है? तो 80S होता है जो भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगला है से एस का मतलब क्या होता है? तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। अगला पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी एपार्टस क्या होता है? तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया है। यह पदार्थों का परिवहन करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है। तो अब आते हैं दूसरा टॉपिक पे। अब सेंट्रोसोम समझते हैं। तो सेंट्रोसोम क्या होता है? तो सेंट्रोसोम तारकाय जेकरा बोलते हैं, यह कोशिका विभाजन के काम करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है क्योंकि मस्तिष्क का विभाजन हुए नहीं करता है, तो इसमें उपस्थित नहीं होता है, अन्य पार्ट में होता है, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। ये पिछले टॉपिक में बता दिए हैं। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। अगला है पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है और सेंट्रोसोम की खोज बोरबेरी ने किया है। सेंट्रोसोम का फिगर इस प्रकार से रहता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है? तो शरीर में जो लाइसोसोम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लाइसोसोम के काम है कोई जीव के अगर शरीर में कोशिका मर गया है तो उस कोशिका को जिंदा कर सकता है, या शरीर के अंदर कोई कोशिका मरा हुआ है तो उस कोशिका को गला भी सकता है। तो शुद्धिकरण यानी कोशिका को शुद्धिकरण का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। चलो पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यह कोशिका के अंदर का पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघट एंजाइम पाया जाता है। अब पढ़ेंगे कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उसे उस अंग को नष्ट कर देता है। कौन करता है? तो यही लाइसोसोम करता है, यानी मरा हुआ जो कोशिका है ओकरा अगर लाइसोसोम छिड़केगा तो जिंदा होने के रहेगा, तो जिंदा होगा, अगर नहीं होगा तो उसको फिकाची कर दिया जाता है, गला करके नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कोशिका में किसी प्रकार की हानि नहीं हो। अगला पढ़ते हैं जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाता है, अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। इसकी खोज डी डुवे ने किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद कहाँ चल जाता है? तो स्प्लीन यानी प्लीहा यानी पेट के बाएं साइड काची रहता है स्प्लीन। स्प्लीन को ही काची बोलते हैं? आरबीसी का कब्र बोलते हैं। यानी आरबीसी जब उसका एज ख़त्म हो जाता है तो काची में चल जाता है? कब्र यानी स्प्लीन में चल जाता है। और स्प्लीन का कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र बोलते हैं। कब्र का मतलब कोई आदमी मरता है तो काची में जाता है? कब्र में जाता है। उसी प्रकार से
खून मरता है तो उसके बाद कहाँ चल जाता है, तो स्प्लीन में चल जाता है। अब हम लोग केंद्रक के बारे में या न्यूक्लियस के बारे में। तो केंद्रक की खोज किसने किया है, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसको याद करने का तरीका, कोई भी अगर फल होता है उसके बीज कौन कलर के होता है, तो भूरा यानी ब्राउन कलर के होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, यानी कोशिका को कंट्रोल करने वाला केंद्रक होता है, इसीलिए कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग रेगुलर ये सब नोट्स को पढ़ने का काम करेंगे और याद करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो अब स्टॉप करते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।